नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब हमारी CHSL की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो पहली का हमने एनालिसिस अपने चैनल पे डाल दिया था, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। देखो, दूसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सभी को पता होगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार द्वारा सह लिखित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सह लेखक कौन है, तो वो है बोरिया मजूमदार। ठीक है। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित की गई थी और है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। वो किसकी है? सौरव गांगुली की आत्मकथा है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। उसके बाद है राहुल द्रविड़ की जीवनी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, देवेंद्र प्रभुदेसाई द्वारा लिखी गई है। कुछ बुक्स देख लेते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहले आती है हमारी द रेस ऑफ माई लाइफ। तो सभी को पता है ये किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की है। अगर हम बात करें गोल किसकी है? ध्यानचंद जी की है। उसके बाद है एट क्लोज अ प्ले रिकी पोंटिंग, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। उसके बाद है, ये थोड़ी दिख नहीं रही है, ये हमारी अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक मेडल अभिनव बिंद्रा। सिक्स मशीन आई डज नॉट लाइक इट आई लव क्रिकेट, ये है क्रिस गेल की। एस अगेंस्ट ओड्स है सानिया मिर्जा की। उसके बाद है प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। उसके बाद है सर्व टू विन नोवाक जोकोविक। उसके बाद है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन आरविना शाह। ठीक है। ये थोड़ी दिख नहीं रही है, तो ऊपर वाली आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म का था? तो ये आपका केसरी फिल्म का गाना था। तेरी मिट्टी में मिल जावा एक भारतीय हिंदी फिल्म केसरी 2019 का गीत है, जो भारतीय सैनिकों को उनके साहस और बलिदान से समर्पित करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो सभी को पता है 2023 का जो विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की थी। कब हुआ था? 5 अक्टूबर। देखो, ये आपका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक हुआ था। चैंपियंस कौन था? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप था इंडिया। पार्टिसिपेंट्स 10, मैचेस हुए 48। प्लेयर ऑफ सीरीज याद रखना है विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन भी विराट कोहली ने बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली थी? मोहम्मद शमी ने ली थी 24 विकेट्स। और कौन सा एडिशन था? 13वां एडिशन था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। पर्वतारोहण एक ऐसा खेल है जिसमें ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शामिल होता है। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ के उच्च बिंदुओं तथा पहुंचने का प्रयास करना शामिल है, जो चढ़ाई का आनंद लेने के लिए किया जाता है। पर्वतारोहण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन और एक्सपीडिशन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुई थी और इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में की गई थी, जो पर्वतों के शौकीन थे और जबरदस्त महत्वाकांक्षा रखते थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखो, इससे पहले वाले में पूछा गया था भाग 3 के बारे में। भाग 3 आपका किससे संबंधित है? आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3। उससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे 11वां आर्टिकल पूछा गया था सिटीजनशिप का, कि जो सिटीजनशिप है उसको अमेंडमेंट कौन कर सकता है? तो वो आपका पार्लियामेंट कर सकता है। अब पूछा गया है भाग 4 से संबंधित, तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल किससे हो जाएंगे? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके हो जाएंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 हमारे राज्य की नीति निर्देशक मतलब DPSP से संबंधित है और ये कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है DPSP। ठीक है। DPSP के निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि कानून बनाना, इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश संविधान से उधार ली गई है। उसके बाद आता है हु विल बी इंडियाज चीफ 20G कोऑर्डिनेटर जो हुई थी, उसके मई 2022 में कौन चीफ थे? हर्ष V श्रृंगला। 1962 में पैदा हुए हर्षवर्धन श्रृंगला 2023 में G20 के भारत के मुख्य समन्वयक के रूप में काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद है, इससे पहले उन्होंने थाईलैंड के राजदूत, बांग्लादेश के उच्चायुक्त और भारत के विदेश सचिव के पदों पर कार्य किया है।
अगर हम बात करें G20 की, इंपॉर्टेंट है, द ग्रुप ऑफ 20 या G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जो यूरोपीय संघ और 19 अन्य देशों EU यूरोपियन यूनियन से बना है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका CPO में भी था और आपका किस में था, सिलेक्शन पोस्ट 12 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है वो आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 वाले भाग को भाग 3 और भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मैग्ना कार्टा अधिकारों को चार्टर जिससे 2015 के इंग्लैंड, ये नहीं याद रखना, बस ये याद रखना भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ये आपका किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अगर हम बात करें DPSP की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपके आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 51 तक आपके हो जाएंगे। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये आपका USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो मोहम्मद यूनुस जो है वो आपके ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी बैंकर, उद्यमी, अर्थशास्त्री हैं जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। मोहम्मद यूनुस को 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत हुई थी इसकी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। उनको 1989 में आगा खान पुरस्कार, 1994 में विश्व खाद्य पुरस्कार, 66 में अंतर्राष्ट्रीय साइमन बोलिवियर पुरस्कार और 98 में प्रिंस ऑफ टूरिस्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था, भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी रचनाएं हैं। 1848 में उन्होंने पुणे के बुधवार पेठ में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया। 1851 में पुणे में अछूतों के लिए पहला स्कूल शुरू किया और 1873 में महिलाओं, अछूत जैसे दबे हुए समूहों के लिए उन्होंने एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। उसके बाद है, तार युक्त वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो बांसुरी आपका तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है। अगर हम बात करें तार युक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो वो आपका यथा है, सितार है, इकतारा है, वीणा है, कमायचा है, सांगरी इत्यादि है। बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट था। पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसने बादामी के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक छोटा राज्य स्थापित किया। अगर हम बात करें पश्चिमी चालुक्यों के परिवारों के बारे में, तो वजनस्वैंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य जैसे थे। नरसिम्हा फर्स्ट और कीर्तिवर्मन सेकंड भी आपके इन्हीं से थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन। देखो ये तो सुबह वाली शिफ्ट में था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक क्वेश्चन था यूटोरिफिकेशन। ठीक है, यूटोरिफिकेशन जो है वो क्या होता है? तो यूटोरिफिकेशन यह प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया शैवाल के जीवाणु क्षरण के बाद जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी के रूप में समाप्त हो सकती है। इसका एक उदाहरण शैवाल फ्रस्टून है। यूरोफिकेशन आमतौर पर नाइट्रेट और फॉस्फोट युक्त डिजर्वेट उर्वरक और सीवेज और की जलीय जो प्रणाली है उसको छोड़ने से प्रेरित है।